दादा आपकी क्रिएटिविटी का जो सोर्स है वो कहाँ से है? आपने क्रिएटिविटी, पेंटिंग, स्कल्पटिंग ये सब कब से चालू किया और इसकी जो एक आपकी खासियत है वो कब डेवलप हुई? वैसे तो ये आदत, समझो आदत बचपन से ही थी। अच्छा। और सिखाया, समझो नेचर ही सब कुछ सिखाता है। नेचर से बड़ा कोई क्रिएटर नहीं है। वो तो सच बात है। सब कुछ जो हमको आज पता चलता है कि हमने आज ये बनाया है, थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च किया तो नेचर ने सालों से बना के रखा है, आपकी नज़र में अब आया है। आपको आज पता चला? आज पता चला है कि आपने ये चीज़ बनाई है। करेक्ट। मतलब हम लोग स्कल्पटिंग करते, लाइकनेस तक जाते, उसमें जान नहीं भर सकते बहुत सही। जो नेचर भर सकता है वो हम लोगों में उतनी ताकत नहीं। हम खाली कॉपियर है, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो उसका ओरिजिनल का सर्टिफिकेट खाली उसके पास है। तो सबसे बड़ा क्रिएटर तो वही है। और आपको इसकी आदत कब से लगी? जैसे आपने कहा कि स्कूल डेज। हम लोग कुम्हार लोग हैं। माटी से हमारा रिश्ता जन्म से रहता है। काफ़ी पुराना है। हाँ, जन्म से ही। तो वो घर में काम चलता था, कुम्हार काम, वो देख देख के सीखने की चाह हो गई। उसके बाद में फिर उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। इंटरेस्ट बढ़ने के बाद एक पल ऐसा आया कि बाबा ये तो ठीक है, ये जो रूटीन चल रहा है, सालों से आ रहा है, वो एज अ फैमिली बिजनेस के लिए ठीक है। अगर इसमें मेरे को कुछ करना है, कुछ नाम दिखाना है, 4 लोगों में मेरा नाम जाना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को कुछ तो उसमें शास्त्र शुद्ध अभ्यास करके आगे जाना चाहिए। करेक्ट। रिसर्च चाहिए। रिसर्च चाहिए, उसका एक प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। और वो जनरली उसमें जो कोर्सेस है वो अपने को फॉलो करनी चाहिए, या उसमें ये होना चाहिए। तो इस हिसाब से 10वीं के बाद मैंने स्कल्पटिंग का डिप्लोमा किया। वाह। उसमें डिग्री ली और बाद में फिर इस लाइन में प्रोफेशनली काम चालू किया। आपके घर वालों का क्या कहना था? क्योंकि बाकी लोग तो उस जमाने में इसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन, ये डिग्री वगैरह का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे दादाजी का था। क्या बात है कि बाबा हम लोग तो करते, गणपति करते, मटके बनाते, दिवाली के मूर्तियाँ बनाते, महाराज जी की मूर्तियाँ बनाते, लक्ष्मी मैया की मूर्ति बनाते, तो ये तो चलता रहेगा। ये तो किसी को अभी हमारे घर में पैदा हो गया तो उसको सीखना नहीं है, ये आ जाता है उसको। आ जाता है उसको ऑटोमेटिकली, वो रूटीन में आ जाता है। तो ये स्कल्पटिंग की नाल भी वही से है ना, तो उसमें वो क्यों नहीं मास्टर हो जाए। दादाजी उसको ने उधर कहा। डाल दीजिए। पिताजी को बोले उसको उधर डाल दे। कोई तो बंदा अपना घर में रहना चाहिए कि इस धंधे को प्रोफेशनली सीखे। और अभी कैसा हो गया हमारे फैमिली से कुम्हार लोगों की, तो उसमें भी क्या है कि देखो अभी सब लोग वो बिजनेस नहीं करते। पढ़ाई वगैरह करके अच्छा से मार्क लाके, कोई डिग्री वगैरह लेके आईटी में भी जा रहा है, अच्छे अच्छे पदों पे काम भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा बिजनेस भी हम लोगों से छूटता जा रहा है। तो उनकी सोच उस हिसाब से थी, लेकिन मैं सीखने के बाद वो तो कंटिन्यू रह गया। उसके बाद में उसमें मेरे को समझ में आ रहा है ये तो सबसे बड़ा विश्व है, बहुत बड़ी दुनिया है। ये दुनिया सबसे बड़ी दुनिया है। और अगर किसी को ये स्कल्पटिंग या पूरे इसका बिजनेस सेटअप करना हो, तो मतलब आपने आपका बिजनेस कितने पैसों में सेटअप किया? और मतलब आपकी स्टार्टिंग पैसे नहीं लगते। सबसे पहली बात है, इसमें पैसे नहीं लगते, पेशेंस लगते। पेशेंस लगते। अभी एक आध दूसरी बार आपको डायरेक्टली कस्टमर मिलेगा, लेकिन हर बार यही होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। जब आपकी कलाकृति किसी के नज़र में आए और उसका मन बैठ जाए उसके ऊपर, तो उस वक्त उसकी कीमत भी नहीं करता वो, जो दाम बोलो वो मिल जाता है।
सही मतलब बात। ये बात है कि उसमें लगन, प्रैक्टिस, कॉन्स्टेंसी चाहिए। समझ गया। तो ये काफी ही स्मॉल स्केल पे सेटअप हो सकता है, हाँ, और कोई भी कर सकता है कोई भी जिसकी कर चाह सकता है। और फिर आपने इसको सेटअप करने के बाद, आपकी डिग्री लेने के बाद आपने इसको ग्रो कैसे किया? आपको लोग मिलते कैसे गए? आपके सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कैसे बिल्ड होते गए? वो जो उसका विस्तार हुआ है, हम्म। तो विस्तार इस तरीके से हो गया कि समझो, देखो, एक बार आप काम चालू कर दो, काम करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली काम देख के कस्टमर आते, कस्टमर आने के बाद मार्केट की रिक्वायरमेंट पता चलती, मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काम चालू कर दो, आपको ग्राहक की कोई कमी नहीं है। सही बात। उस टाइम पे अपने आप बिजनेस डेवलप होता है। करेक्ट। इसलिए तो मैंने पहले ही बोला कि उसमें कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जरूरी है। और होता क्या है कि देखो, बाजार में तो फूल भी बिक जाते हैं, करेक्ट। बाजार में तो फूल भी बिक जाते हैं, लेकिन सुगंध जिसको चाहिए वो फूलों का वजन देख के उसको फायदा नहीं है ना। अरे डीप बात है ये। हाँ, उस हिसाब से आगे जाना पडता आहे। तुम्हाला जर सुगंधच पाहिजे त्यातला, हां, तर तुम्ही त्या फुलांच्या वजनाचा विचारच नका ना करू। सुगंध घ्या आणि खुश हां, राहा. सुगंध घ्या आणि खुश राहा. मग ते कमी पैसे मिळतील कधीतरी जास्त मिळतील, हे चढ उतार हे मार्केटचे, तुमच्या कामाच्या आणि तुमच्या पॅशनच्या आडणे येणारे नाहीत. करेक्ट. इनिशियल फेज मध्ये ज्या हार्डशिप्स असतात, वो जो स्ट्रगल्स होते हैं, उसको कैसे डील करना चाहिए एक बंदे ने अगर वो सेम चीज़ ट्राई कर रहा है जो आपने किया? क्योंकि इसमें शुरुआत, जैसे आपने कहा, पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पेशेंस बहुत, तो पेशेंस के साथ माइंडसेट भी सही रखना, मोटिवेटेड रखना खुद को बहुत टफ हो जाता है. टफ हो जाता है. वो कैसे मोटिवेटेड रखना चाहिए खुद को? हालांकि कलाकार के पास है ना, मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है. समझो आपका वीक पीरियड चल रहा है, वीक पीरियड मतलब वो आपकी सोच के ऊपर है, लेकिन वो जब चल रहा है, लाखों बड़े बड़े आर्टिस्ट है, उनकी स्टोरीज है, उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, क्या नहीं किया था, वो थोड़ा सा भी स्टडी किया ना तो अपनी गंगा पार हो जाती. हाँ सही, बहुत सही बात है. क्योंकि अभी तो हम 2022 चल रहा है, आज 150-200 साल पहले किस हालत में आर्टिस्ट लोग काम कर रहे थे. वो उस टाइम पे राजाश्रय भी था, लेकिन जिनको राजाश्रय नहीं था वो भी जिंदा रहे ना, उनकी कलाकृतियाँ आज भी जिंदा है ना, उनका नाम जिंदा है. तो एक पैसे की बात छोड़ दी, तो मेरे जाने के बाद यहाँ पे तो मेरा काम दिखने वाला है ना, आगे 10 पीढ़ियाँ मेरा काम देखने वाली है. उसमें से तो मैं जिंदा रह सकता हूँ. काफ़ी सही बात. ओह माय गॉड, दिस इज़ रियली ग्रेट, और ग्रेट थिंकिंग आई मस्ट से, बिकॉज ये थॉट प्रोसेस सबकी नहीं होती है नहीं. और ये कलाकार से ही आ सकती है, इतना तो मुझे गारंटी पता है. योगेश दादा, आपने जब स्टार्ट किया तो आपका पहला बड़ा प्रोजेक्ट आपको याद होगा तो बताइए कि कौन सा था और उसकी क्या जर्नी थी? प्रोजेक्ट वाइज सबसे बड़ा रहेगा तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठे शिव सृष्टि में. शिव सृष्टि में यहाँ पे जर्नी, ये प्रोजेक्ट बहुत काम करने में बहुत मज़ा आया. वो दिन भी अलग थे, उस टाइम पे सहयोगी कलाकार भी थे मेरे पास. कितने लोगों की टीम थी आपकी तभी? 8-10 लोगों की टीम थी यहाँ पे काम करने के लिए. क्या बात है. 1.5 साल तक ये प्रोजेक्ट चला. सीखने को बहुत मिला. जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते, कईयों को तो मालूम नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे. असल में सच में बहुत कम लोगों को पता है. हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज एक, मेरे मन से देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक आपके मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा विचार है. एक व्यक्ति बाद में, वो एक विचार है. वो एक विचार है. उनको थोड़ा भी फॉलो किया तो आप सक्सेस पाओगे. तो यहाँ पे क्या किया है,
छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर शिव सृष्टि का ये प्रोजेक्ट हो गया, तो उसमें गाइडेंस के लिए हमको पांडुरंग बलकवड़े जी इतिहासकार, हाँ हाँ हाँ, वो गाइडेंस के लिए थे। क्या बात है। तो उन्होंने पहली बात ये रखी मेरे पास कि देखो हमको शिवाजी महाराज के सीन नहीं दिखाने, ये लड़ाई की वो लड़ाई की, शिवाजी महाराज की जड़न गड़न कैसी हुई, उनके विचार समाज के प्रति क्या थे, वो अपने को किधर तो सामने लाना है। तो उस हिसाब से वो काम चालू हो गया। उसमें फिर छत्रपति महाराज ने स्वराज की निर्मित कैसी की। छत्रपति महाराज की खाली स्वराज निर्मित करना ध्येय नहीं था, उनको वो स्वराज को सुराज्य बनाना था, उन्होंने वो बनाया। मतलब एक सादी एक चीज से पता चलता है कि महाराज इस बात का भी फरमान निकालते थे कि मेरी रैयत के सब्जी के दाम नहीं, वो आपल्या मराठीमध्ये म्हणतात की भाजीच्या देठालाही धक्का लागू देऊ नये, रूट्स म्हणजे तुम्ही जनतेचं कल्याण कुठपर्यंत करता त्या राजाच्या लगेच त्या एका ह्याच्यातनं कळतं। बरोबर, म्हणजे कारभार ऐसे करावा की जनतेच्या भाजीच्या रयतेच्या भाजीच्या देठासही धक्का न लागो। ते जर कळलं महाराजांना की मग त्याची काही खैर नसायची, मग ते सुराज्य झालं। गॉट इट। मग त्याच्यानंतर ना महाराज ठीक आहे, महाराजांना म्हणजे तेवढा आयुष्य नाही लाभलं। त्याच्यानंतर ना मग संभाजी महाराजांनंतर ना आपण पाहिलं राजाराम महाराज, त्यांच्यानंतर ना संताजी राणाजी असतील, तारा राणी असतील, पेशवे, होळकर, शिंदे, मग त्या ह्या पुढच्या लोकांनी सगळं साम्राज्य निर्माण केलं। बरोबर, स्वराज्य सुराज्य ते साम्राज्य। तो ये शिवसृष्टि में हमने कौन से जर्नी से लेके कौन सी जर्नी तक का कवर किया है? मतलब शिवाजी महाराज का जन्म, ओके, शिवनेरी किला, वहाँ से चालू किया और पूरा देश घूम के फिर वापस यही पुणे के बाजू में अंग्रेजों की लड़ाई हो गई थी महाजी शिंदे के साथ। यस, वो लड़ाई महाजी शिंदे जीते थे मराठों की बाजू से, अंग्रेज़ों को हराया था उस टाइम पे। मतलब तलवार से लेके बंदूक तक वार, बंदूक तोपे, पानीपत का भी दिखाया है। क्या बात है। पानीपत आज मिसाल है, पूरे मराठों के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी मिसाल है। जो युद्ध एक ही दिन में तकरीबन 3 पीढ़ी खत्म हो गई हमारी। दुपारच्या म्हणजे साधारण 3ऱ्या प्रहराला वगैरे दुपारच्या वेळेस साधारण तर मराठा 13व्या थरावर लढत होता। 13 थर म्हणजे समोरच्यांच्या मुर्द्यांचे थर। बाप रे, काय अवस्था असेल तिथं, काय विचार पण नाही करू। की एवढी शौर्य, म्हणजे जो हारल्यानंतर नाही तो अहमद शाह अब्दाली, जगाच्या पाठीवरती खरे योद्धे कोण असेल तर ते मराठे आहेत म्हणला। आपण तो जिंकला होता, पण जिंकून त्याला साध्य काहीच नाही झालं। बरोबर, असा आपला गौरवशाली इतिहास। और दादा आपने स्कल्पटिंग किया, आप मूर्ति बनाते हो गणपति में, अभी गणपति जस्ट खत्म हुए हैं, तो आपका ये जो है वो भी एक फेस्टिव गणेश आपका। जी के बारे में बोलेंगे तो गणेश जी 64 कलाओं का अधिपति। यस, वो हमारा एक ही भगवान ऐसा है कि वो कलाकार को चैलेंज देता है मेरे को बनाओ, गढ़ाओ, मेरे को कितने टाइप में गढ़ाता है मैं भी देखता हूँ। हर बार आप गणपति देखोगे, हर टाइप, हर सीजन में, गणपति के सीजन में हर बार आपको नया कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, तो उसकी कृपा है। तो वो आपने जब स्टार्ट किया तो वो पहले स्टार्ट किया था या आपके जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स है जो छोटे छोटे आपको मिलते गए? नहीं, ये तो गणपति तो हमारा फैमिली बिजनेस था, तो आप बचपन से उसमें बड़े हो? बचपन से बड़ा, मिट्टी मेरे को बचपन से आती है। और समझो ये फील्ड ऐसा है कि इसमें आप कितना भी करो कम ही है, हर बार आप सीखते हो। सीखना जरूरी है। आज मैं लाइफ के एंड मोमेंट पे भी आया ना,
तब भी मेरे को इसमें सीखना है। नहीं, और आपके प्रोजेक्ट्स भी वैसे मतलब वो आपके बारे में बात करते हैं, जैसे करते हैं। चापेकर चौक का प्रोजेक्ट हो गया, आपने वो चापेकर है, रीडेवलपमेंट किया। अभी सौदागर में एक मेटल की शिव सृष्टि वहाँ पे बैठी है, वाओ। ब्रॉन्ज में। और ये डांगे चौक की डांगे ये शिव चौक सृष्टि की है। अभी पिंपले सौदागर में जाओगे तो आप स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके यहाँ पे तकरीबन 52 म्यूरल्स है। ओके। 52 म्यूरल्स में 52 टाइप के खेल है, रिपीट कोई नहीं है। ओके। वर्ल्ड में जितने ओलंपिक में जितने खेल होते हैं वो सब उधर प्रेजेंट किए। तो एक मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। हम लोग ये बनाते और कलाकार की सबसे बड़ी पैसों के बाद क्या चीज़ होती है मालूम है क्या? नहीं, क्या होती है? एक कलाकार, पैसे की बात छोड़ दो, उसके बाद में वो उसने की हुई कलाकृति और उसने की हुई कलाकृति में से जब सामने वाला आनंद ले ना, उसको जब आनंद मिले तो वो उसकी वो कलाकार की मुक्ति के मार्ग के एक कदम आगे चला गया है, ये मेरा मानना है। बहुत सही बात है ये। हाँ, मतलब उस हिसाब से हम लोग उस ईमानदारी से काम करेंगे ना तो मुक्ति के हकदार हम ही हैं। समझ सकता हूँ। बहुत हाँ। बहुत गहरी बात है ये। हाँ, और बहुत सच बात है। सच बात है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे तभी सामने वाला आनंद ले पाएगा। जो आनंद लेगा वो हमारा अपना फायदा है। और अभी आपका बाबा साहेब पुरंदरे के पर्सनल म्यूजियम में जो काम चल रहा है, जो आप सारे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीते हुए किले का एक आप पूरा म्यूजियम बना रहे हो, वो उनके हम नहीं बना रहे। अच्छा, हमारे पास थर्ड पार्टी काम है। थर्ड पार्टी। तो ये काम आपको मतलब ये अलग अलग लोगों के साथ तो काम करने मिलता ही है, लेकिन ये आते कैसे है? काम ही काम लाता है। काम ही काम लाता है, वो काम तो ही है। काम लाता है, उसमें अलग से कुछ करने का नहीं है आपको। पर वो अभी ये समझो डांगे चौक का शिव सृष्टि है, ये देख के भी मेरे को महाराष्ट्र से 4-5 प्रोजेक्ट आ गए रिसेंटली आए। क्या बात है। लॉकडाउन कांग्रेचुलेशन। के खत्म होने के बाद वो इंक्वायरी अभी चालू हो गई है। बीच में कैसा था, और हमारा कैसा रहता है कि देखो, आदमी की कलाकार का कलाकृति एक किसी के घर में कब लगती है? उसका पेट भर जाए, उस आदमी का करेक्ट। डेली रूटीन का पेट भर जाए, उसका बचत सेविंग हो जाए, उसके बाद में अगर उसके पास कुछ बचता है तो वो बोलता है कि मेरे घर में कुछ तो कलाकृति लगानी है। करेक्ट। तो वो बीच वाला जो पैच गया, वहाँ पे उस पीरियड में काम कम थे, लेकिन ठीक है, हमारे जैसों को उतना फर्क नहीं, लेकिन जो मिडल वाले उनको बहुत इफेक्ट। आपने जब ये डिग्री ली उसके बाद आपका मतलब, और ये डिग्री ली कहाँ से आपने स्कल्पटिंग में? शुरू में फाउंडेशन का कोर्स मैंने अभिनव में किया। ओके, अभिनव पुणे। हाँ, अभिनव पुणे में। उसके बाद में भारतीय कला महाविद्यालय, ओके, भारतीय विद्यापीठ का वो डिवीजन है। ओके, सब्सिडरी है। हाँ, तो वहाँ से मैंने स्कल्पटिंग की डिग्री ली। क्या बात है। और उसके बाद आपको कौन सा साल याद है जिस साल आपको लगा कि नहीं, मैंने जो किया वो सही किया और अभी मेरा थोड़ा ग्रोथ फेज चालू हो गया? एक बात, मैं इस मुद्दे पे आता हूँ। मैं एज एन आर्टिस्ट होके भी किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना चाहता। मेरी सोच मेरे बचपन से ही यही थी कि मेरे को काम करना है, लेकिन मेरा खुद का करना है, किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना है। पहले से बिजनेस माइंडसेट ही था। बिजनेस माइंडसेट ही था, तब जाके आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हो, कर सकते हो। करेक्ट। तो होता ये है कि कब मैंने ये किया, उससे अच्छा तो ये है कि आप जो उस टाइम पे सोचते हो ना, उसके लिए जगना सीखो। और काफ़ी बचपन में ही सोच लेना चाहिए इसके बारे में। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि बाबा 10वीं 12वीं के बाद आपको, अभी देखो ना कि आपको
गाइडलाइंस के लिए आपके यहाँ पे ये भी होता है, मार्गदर्शक मेळावे पण होतात, करेक्ट, करियर काउंसलिंग. करियर काउंसलिंग. तो मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग है ना, वो 10वीं से पहले होनी चाहिए. भले उसको समझ में ना आए, लेकिन उसको उस टाइम पे पता चलता है कि बाबा अपने को किस राह में जाना है और अपने में क्या अच्छा है. हाँ. और ये सबसे बड़ी बात है कि आप कम से कम ये तो सोच रखो कि आपने में क्या गुण है, और उन गुणों को डेवलप करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए आपको क्या करना है. ये तो सोच कोई गुरु भी नहीं बता सकता. ये पर्सनल जर्नी, पर्सनली जर्नी है, वो करनी पड़ती है. तब जाके आप, हाँ, उसमें बाद में आपने एक बार लाइन सेट किया, लाइन आपकी क्लियर हो गई, इस रास्ते से जाना है, उसमें आपको 100 गुरु मिलेंगे. करेक्ट. सब्जेक्ट आपको ही चुनना है. दादा, आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन कहाँ से मिला, और आप किसको फॉलो करना चाहते थे, या आपके रोल मॉडल्स कौन थे आपकी जर्नी में? मैं आईने में देख के खुद को फॉलो करना चाहता था. क्या बात है. तुम्ही स्वतःलाच फॉलो केलं तुम्ही इमानदारीने ना, तर तुम्हाला खरंच कोणाची काय गरज नाही. आहे, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है. अभी देखो, मेरे बेटे को देखता हूँ, मेरा एक गुण है, मैं आर्टिस्ट हूँ, ऑटोमेटिकली उसमें भी वही आएगा. खून दौड़ रहा है, तो वो अभी वो ड्राइंग बहुत अच्छी तरीके से निकलता है. लेकिन ये एक बात है, मैंने आज तक कभी भी उसको ये गलत है, ये सही है, ये नहीं बोला. मैं खाली महीने में उसको जितनी रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से लगती है कि बाबा वो इतना ड्राइंग निकाल पाएगा, उस हिसाब से कागज प्रोवाइड करता हूँ. बस उसके न रहने पे, मतलब वो स्कूल वगैरह गया उस टाइम पे, मैं देखता हूँ कि उसके बॉक्स में कौन से कलर कम है, वो खाली उधर वो फिलिंग कर देता हूँ, उसको काम करने के लिए छोड़ देता हूँ. तो ये होता है कि आपको उसके पैशन को खाद देना बहुत ज़रूरी है. तो हाँ, वो तभी डेवलप हो पाएगा. उसको आप टोकोगे, उसको आप अपनी तरीके से सिखाना चाहोगे, वो नहीं सीख पाएगा. भगवान ने देखो, आप हर आदमी अलग है, हर आदमी का विचार भी अलग है, तो आपने विचार उसके ऊपर कभी नहीं लादने चाहिए. पेरेंटिंग बहुत बड़ा पार्ट है हर एक के लाइफ में. माँ साहब जिजाऊ जब महाराज को नहीं ट्रेन करती कि बाबा तुमको खुद का, लोगों के लिए स्वराज निर्माण करना है, तो नहीं कर पाते. और वो ट्रेनिंग कब हो गई थी? वो क्या 18 साल के बाद हो गई थी? 2-3 साल में जब सुनना उनको, हाँ. बात करना थोड़ा थोड़ा चालू किया. मैं तो बोलता हूँ घर में थे वो उस टाइम पे ही चालू की संस्कार. हाँ, वो जो चाहिए वो उसी वक्त होता है. मतलब आप कैसा है कि देखो, जब वो उसकी जड़न घड़न चालू होती है, उस टाइम पे आप उसको खाली उधर ही बता दो, 10 बातें बताने की जरूरत नहीं, एक ही बात बता दो, तो वो उसके दिमाग में फिट बैठती है. अगर 10वीं 11वीं के बाद आप उसको कितना, वो तो पहली बात, वो 10वीं के बाद पिंजरे में से बाहर निकलता है. कंफ्यूज्ड भी हाँ, बहुत होते वो हैं. बहुत कंफ्यूज्ड रहता है उस टाइम पे. तो उस टाइम पे सिखाने का कुछ मतलब नहीं. आप करियर के बारे में, वो जो कुछ अटेंडेंस रहता है उसके करियर के बारे में मार्गदर्शन के लिए जो कुछ भी होता है अपने यहाँ पे, उस टाइम पे जो करियर के बारे में मार्गदर्शन कर रहा है उसकी तरफ खाली उसका मुंह होता है, कान कहीं और ही होता. कान कहीं और होते. तो वो चीज़ें उसको कब सिखाना चाहिए? 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, बहुत उस क्रूशियल टाइम पे. हाँ, उस टाइम पे. उसके पहले वो उसकी सुनने की ताकत नहीं रहती और वो कर भी नहीं. हाँ, पाए. वो बच्चा ही रहता है उस टाइम. लेकिन बच्चा और जवान का बीच का ये नौजवान, टाइम, वो जो टाइम है ना, उसके बीच में संस्कार हो जाए ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं.
आपका करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या थॉट्स है जो अभी चल रहा है, जो मतलब पुराने ज़माने में हमारा गुरुकुल था, देखो अभी अभी आज अभी एक सिस्टम बन गया है पूरा। डायरेक्टली ये नहीं बोलूँगा, लेकिन आज भी हम गुलामी उस हिसाब से। पहले क्या था, गुरुकुल पद्धति थी, वो समझो माँ बाप छोड़ दो, वो उस टाइम पे गुरु देखते थे, बचपन से गुरु के पास छोड़ दिया जाता था पढ़ाने लिखाने के लिए। उस टाइम पे वो गुरु को वो मालूम होता था कि इसका कल किधर है। हर एक को अलग नज़रिए से देखा जाता था, पांचों उंगलियों को 5 अलग अलग उंगलियों के जैसे देखा जाता था। अभी आप सीधी सी बात है कि मेरे को ड्राइंग पसंद है, मेरे को, लेकिन मैं तुमको भी वो वही सेम चीज़ पसंद है, लेकिन मेरा काम और तुम्हारा काम अलग है। अलग है। वो अभी मेरे को, मैं बचपन से, हम लोग गणपति वगैरह बनाते थे, मार्केट में जाएगा स्टॉल पे गणपति देखने के बाद भी हमको पता चलता है यार ये इसका काम है। वो नज़र रहती है, वो नज़र कब बनती है कि तुम 10 काम परखो, उसके बाद वो नज़र बनती है। हर एक का काम अलग होता है। तो ये एजुकेशन कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है और वो उधर ही अटके पड़े हैं बेचारे। और पेरेंट्स का जैसे हमने बात की कि बच्चों का शिक्षण के बारे में मैं सीधी बात यही बोलूँगा कि बाबा देखो, बच्चों को क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, ये किस चीज़ को देख के पोर्शन बनाया जाता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, माँ बाप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को। अभी समझो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस को उसका मेरिट क्यों ज़्यादा जाता है, उसकी फीस क्यों ज़्यादा है, डिमांड है, वो भी बिजनेस ही है ना। तो मेरे ख्याल से क्या है कि शिक्षण पद्धति जैसी डेवलप हुई है अब, उसके लिए माँ बाप, बेसिकली हम लोग भी माँ बाप हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, उनके भी माँ बाप हैं, वो सब जिम्मेदार है। सही बात है। उन्होंने उनको बच्चों को क्या करना है ये पहले से सोच के रखा था, उस टाइप से वो शिक्षण पद्धति डेवलप हुई है। शिक्षण पद्धति इंडिविजुअल्स विचार नहीं करती है, मार्केट में क्या चलता है वो देख के पोर्शन बनता है और वही आपको सिखाया जाता है। काफ़ी क्या कहते हैं, बैड लक है कि यहाँ ये इतने नीचे आ गए। पहले कैसा होता था कि क्या सिखाना है, क्या मार्केट में चाहिए, ये देख के नहीं सिखाया जाता था। वो मेरे को ये चीज़ सिखानी है, उस हिसाब से वो सिखाते थे। अभी क्या चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, ENTC चल रहा है, या अलग मैकेनिकल चल रहा है, फैक्ट्री है। दादा लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए सक्सेस क्या है? देखो हम लोग मूर्ति गढ़ाते हैं, मूर्ति सबसे अच्छा कब बनती है या मूर्ति बनती कब है? मेरे सामने पत्थर है, दुनिया भर के लोगों को शायद वो पत्थर ही दिख जाए। यस, पत्थर ही दिखेगा, क्योंकि उनको वो, हाँ, वो नज़रिया आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि मैं एज एन आर्टिस्ट में क्या देखता हूँ, उसमें मेरे को जो नहीं चाहिए वो पोर्शन दिखता है और वो मैं निकालने के बाद मूर्ति घटती है। करेक्ट। उस तरीके की सोच रखो, ये चीज़ अपने आप बन जाएगी। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। मतलब आप जो नहीं चाहिए उस चीज़ को निकाल दो अपने में से, नेगेटिविटी निकाल दो। नेगेटिविटी निकालने के बाद पॉजिटिव ही बचेगा ना, और कुछ नहीं है बचने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं दादा, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और थैंक यू आपकी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मेरे को भी अच्छा लगा कि आप ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने ले जा रहे हो। ये समाज की ज़रूरत है
ये चीज़ जब समाज तक जाएगी, समझो मैं नहीं बोल रहा कि मैं सब चीज़ें सही बताई, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन होता ये है कि बाबा हर एक की जर्नी अलग अलग रहती है, हर एक के विचार अलग अलग रहते हैं, लेकिन उसका गाभा एक ही रहता है। यस, स्रोत एक ही रहता है, रूट एक ही रहता है। रूट एक ही रहता है। वो जो हमारे शब्द में स्कल्प्टर के भाषा में वो उसका गाभा एक ही रहता है। बताने वाला इस एंगल से बताएगा, उस एंगल से बताएगा, सीधा बताएगा, आड़ा बताएगा, लेकिन सबका बताने का मतलब एक ही रहता है। तो थैंक यू, ये चीज़ आप समाज के सामने ला रहे हो तो आपके लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच दादा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू।